न्यूज नेशन पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार इस वक्त की बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। बड़ी खबर यूपी से, यूपी की सियासत से, जहां पर आज योगी कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। आपसे बस थोड़ी देर में कैबिनेट का विस्तार, 7 नए चेहरों को जगह मिलने वाली है। एक कैबिनेट मंत्री, बाकी के 6 राज्य मंत्री होंगे और जिन नामों की चर्चा सबसे ज्यादा होगी इसकी भी हम चर्चा कर रहे हैं। संगीता बिंद अब मंत्री बन सकती हैं। जितिन प्रसाद जो कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, वो भी मंत्री बनने जा रहे हैं। कैबिनेट का विस्तार अब से बस थोड़ी देर बाद। और देखिए, राजभवन में तैयारियां पूरी हैं। बस राज्यपाल के वहां पर पहुंचने का इंतजार है और उसके बाद शपथ ग्रहण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन चुनावों से ठीक पहले अलग अलग समीकरणों को साधने की कोशिश और जो नाम सामने आए हैं उन नामों को देखते हुए साफ तौर पर लगता है कि चुनाव से ठीक पहले बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। सारी तैयारियां अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश, क्योंकि जो 7 चेहरे सामने आ रहे हैं उन 7 चेहरों में जितिन प्रसाद ब्राह्मण वर्ग से, ओबीसी और दलित, ये खास तौर पर इन्हें साधने की कोशिश है। और देखिए, अब राज्यपाल आनंदीबेन का आगमन भी हो चुका है यूपी के राजभवन में और अब शपथ ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, इससे पहले की शपथ, तो चलिए अविनाश का हम रुख करेंगे। लेकिन राज्यपाल का आगमन और अब राष्ट्रगान के बाद शपथ ग्रहण। तो यूपी राजभवन से ये सीधी तस्वीरें, योगी कैबिनेट का दूसरा विस्तार और इस दूसरे विस्तार की टाइमिंग जिसको लेकर चर्चा हो रही है और खास तौर पर 2 समुदायों को साधने की कोशिश, ओबीसी और दलित वर्ग। यूपी में ओबीसी अगर वर्ग की बातचीत करें करीब 40% आबादी और उसके साथ ही दलित वर्ग जो है वो कुल आबादी का करीब 21%। जाहिर सी बात है, जो पिछला चुनाव था उसमें इन दोनों समुदायों का भरपूर वोट मिला था भारतीय जनता पार्टी को। लिहाजा चुनावों से पहले इन दोनों वर्गों को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। जो नाम सामने आए, जितिन प्रसाद जब हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तभी से चर्चा थी, जब भी कैबिनेट का विस्तार होगा उन्हें शामिल किया जाएगा और एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी। लिहाजा जो जानकारी हमें मिली है, अविनाश जो जानकारी दे रहे थे, कैबिनेट मंत्री का दर्जा उन्हें मिलने वाला है। एक अहम जिम्मेदारी योगी कैबिनेट में, और साथ ही मंच पर मौजूद हैं वो सभी चेहरे जो शपथ लेने भी वाले हैं। यदि माननीय राज्यपाल महोदया की अनुमति हो तो शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की। माननीय राज्यपाल महोदया की अनुमति से इस समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। माननीय राज्यपाल महोदया ने मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से श्री जितिन प्रसाद को उत्तर प्रदेश का मंत्री नियुक्त किया है। श्री जितिन प्रसाद जी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राज्य के मंत्री के गोपनीयता की शपथ, मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य में मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सामूहिक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय ब्राह्मण समुदाय और उसके बाद एक बड़ा चेहरा और हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। 3 पीढ़ी और 60 साल के बाद जितिन प्रसाद परिवार की जो सियासत है वो बदल गई है। अब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। यूपी सरकार में मंत्री पद की उन्होंने शपथ ले ली है। कैबिनेट मंत्री का दर्जा उन्हें मिलने जा रहा है और जाहिर सी बात है, जो आने वाले चुनाव हैं उस लिहाज से इनका कैबिनेट में शामिल होना काफी अहम। श्री छत्रपाल सिंह गंगवार जी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं छत्रपाल सिंह गंगवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं छत्रपाल सिंह गंगवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री पलटूराम जी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। छत्रपाल सिंह गंगवार ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। 2007 में पहली बार विधायक बने थे, 2017 में दूसरी बार और अब देखिए मंत्री पद। और इनका इसलिए भी शामिल होना अहम है क्योंकि कुर्मी समाज से आते हैं और द्वारा स्थापित उस वोट बैंक पर पकड़ की उम्मीद। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पलटूराम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। डॉक्टर संगीता बलवंत जी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं डॉक्टर संगीता बलवंत ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं डॉक्टर संगीता बलवंत ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। धन्यवाद। श्री संजीव कुमार जी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं संजीव कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और
शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संजीव कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों एवं सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। श्री दिनेश खटीक जी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं दिनेश खटीक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दिनेश खटीक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। श्री धर्मवीर सिंह जी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं धर्मवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राज्य के राज्य मंत्री के लिए गोपनीय की शपथ मैं धर्मवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। तो 7 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो चुका है और आखिरी में धर्मवीर सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली है। धर्मेंद्र सिंह प्रजापति इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। सबसे पहले शपथ ली जितिन प्रसाद ने। और जो 7 चेहरे हैं इस वक्त जो यूपी में योगी कैबिनेट का हिस्सा बन रहे हैं, उनमें जितिन प्रसाद इकलौते ब्राह्मण चेहरा और बाकी 3 ओबीसी और दलित समुदाय से शपथ ग्रहण हो चुका है। और उसके बाद आप देखिए पुष्प देकर नए मंत्रियों का स्वागत भी किया जा रहा है। अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अविनाश, जो कॉम्बिनेशन है, जो चेहरे हैं, सबसे पहले जितिन प्रसाद ने शपथ ली। 3 पीढ़ियों के बाद 60 साल के बाद जितिन प्रसाद के परिवार की जो सियासत है वो बदल गई है। भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। आने वाले चुनावों में उनकी अहम भूमिका भी होने वाली है। इसके साथ ही ओबीसी और दलित, ओबीसी करीब 40% आबादी है और दलित करीब 20 से 21% के आसपास। जाहिर सी बात है सभी समीकरणों को साथ लेना चाहती है बीजेपी चुनाव से पहले।
बिल्कुल राकेश, देखिए जहां तक सवाल जितेंद्र प्रसाद का है तो कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं और जब से वो भाजपा में शामिल हुए हैं तब से इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि उन्हें सरकार में एक अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। वैसे में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और जितेंद्र प्रसाद के सहारे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश होगी कि जो ब्राह्मण वोट बैंक है 10% के आसपास, उसमें एक मैसेज दिया जाए कि हमारी कैबिनेट में पहले से तो ब्राह्मण चेहरे थे ही, लेकिन जितेंद्र प्रसाद को भी, जो कि शाहजहांपुर इलाके से आते हैं, और अगर हम रुहेलखंड इलाके की बात करें राकेश, तो वहां पर ब्राह्मण वोट बैंक का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। तो एक तो जितेंद्र प्रसाद के सहारे ब्राह्मण चेहरे को साधने की कोशिश है। और जहां तक सवाल जो बाकी के 6 नाम हैं, तो उन 6 नामों में आपने गौर किया कि जो सभी नाम हैं वो या तो पिछड़े हैं या अति पिछड़े हैं या फिर दलित वर्ग से आते हैं। तो अगला जो चुनाव होने जा रहा है इसी कास्ट कॉम्बिनेशन के आधार पर होने जा रहा है राकेश। और एक बात बिल्कुल साफ है कि जो भाजपा की रणनीति होगी, जो भाजपा का चुनावी एजेंडा होगा, वो भी इन्हीं जातियों पर आधारित होगा। भाजपा की कोशिश होगी कि जो पिछड़ा वोट बैंक है, हालांकि अगर हम पिछड़े वोट बैंक की बात करें तो 50% के आसपास माना जाता है, लेकिन उसमें से अगर 10% यादव वोट बैंक को हटा दें तब भी 40% के आसपास एक बड़ा वोट बैंक है ओबीसी वोटर्स का। इसके अलावा दलित वोटर्स हैं 20 से 22%। तो अगर 60% इस वोट बैंक को बीजेपी साध लेती है तो उसके लिए चुनाव जीतना बहुत ही कह सकते हैं कि आसान होगा। और आज जिस तरीके से कैबिनेट का रिसफल किया गया राकेश, और जो कास्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिला, कह सकते हैं कि योगी सरकार ने यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक खेला है। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस कॉम्बिनेशन को, इस अविनाश, एक चीज और, क्षेत्रीय संतुलन को भी साधने की कोशिश की गई है जातीय समीकरणों को देखते हुए, क्योंकि संगीता बिंद का जो नाम सामने आया, गाजीपुर सदर से हैं, विधायक हैं, ओबीसी समुदाय से आती हैं। पूर्वांचल में इन वोटर्स की तादाद भी बहुत ज्यादा, तो क्षेत्रीय संतुलन भी साधने की कोशिश है। देखिए निश्चित तौर पर चाहे हम पश्चिम की बात करें, आपने देखा कि पश्चिम मेरठ से दिनेश खट्टिक को इस कैबिनेट में शामिल किया गया है। बरेली से छत्रपाल सिंह गंगवार को शामिल किया गया है। अगर आप रॉबर्ट्सगंज की तरफ चले जाएं तो वहां से संजीव कुमार गौड़ को लाया गया है। पूर्वांचल का सबसे प्रमुख जिला माना जाता है राकेश गाजीपुर, और चूंकि गाजीपुर वो जिला है जहां जिस जिले को लेकर कहा जाता है कि भाजपा वहां पर बहुत अच्छी स्थिति में कभी नहीं रही। हालांकि पिछले चुनाव में परफॉर्मेंस बेहतर था, लेकिन इस बार गाजीपुर का जो कास्ट कॉम्बिनेशन है उसको किस तरीके से साधा जाए ताकि गाजीपुर सहित जो आसपास के जिले हैं, चूंकि कहा जाता है कि जो गाजीपुर का जो इलेक्शन होता है राकेश, वो जो आसपास के कई जिले हैं, चाहे हम बलिया की बात करें, चंदौली की बात करें, आजमगढ़ की बात करें या मऊ की बात करें, इन सभी जिलों पर अच्छा खासा जो वहां का चुनाव है प्रभाव डालता है। तो गाजीपुर से संगीता बलवंत बिंद को इस कैबिनेट में शामिल कर बीजेपी ने एक कह सकते हैं कि खास रणनीति के तहत बढ़त बनाने की कोशिश की है। क्योंकि अगर हम गाजीपुर की बात करें और गाजीपुर के आसपास गाजीपुर और मऊ 2 ऐसे जिले हैं जहां पर राजभर और बिंद वोट बैंक का अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। तो एक बात बिल्कुल साफ है राकेश कि न सिर्फ जातीय समीकरण बल्कि भाजपा की कोशिश ये है कि इस कैबिनेट के सहारे, रिसफल के सहारे क्षेत्रीय संतुलन को भी साधा जाए। निश्चित तौर पर, और इसका कितना असर होता है ये तो चुनावों में पता चलेगा। फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं अविनाश, आप बने रहिए हमारे साथ, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।